सबसे पहले तो आपने घर जाके ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जो मैंने खोला हुआ है। सर इसको जब इंस्टॉल किया इसके काफी बढ़िया ना आ रहा था। हाँ जी, अभी बता देता हूँ मैं जी। ये देखिए कि कैसे इंस्टॉल करना है। अब आप लिखते जाइएगा ना, मुझे जो बताने लगा। नेट पर आना है, आपने गूगल पर आना है और यहाँ आकर लिख देना है नोट पैड। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं कहता हूँ आप इसको यूज़ कर लें। नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, आ गया ना। अब इस पर क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बस सिंपल। और मैंने कहा था कि जो सबसे शुरू में आ रहा होगा वो लेटेस्ट वर्जन है, वही इंस्टॉल कर लो, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे स्टार्ट पर है ना वही वाला इंस्टॉल कर ले। देखिए मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ ना। इस पर क्लिक करें, बल्कि मैं इंस्टॉल ही कर देता हूँ, टेंशन खत्म हो आपकी जी। यार है डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक कर दें। वो देखें इधर आ गया, ये पहले डाउनलोड होगा। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखें यहां पर आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कीजिए। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन एक बार फिर मैं इसको री इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये इस तरह का मैसेज आपको भी आएगा जो मुझे आ रहे हैं। और इसी तरह ही इसकी इंस्टॉलेशन, डेस्कटॉप इसका आइकॉन भी बनाना चाहते हैं इसे भी ऑन कर लें। ठीक है जी, वो पहले मैंने खोला हुआ, ये खुला हुआ है ना, इसलिए न्यू कह रहा है कि भाई मैं नहीं करूँगा, इसे बंद कर देता हूँ मैं। चलो हो गया इंस्टॉल नोट पैड प्लस प्लस, बस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। इतना सा है, ये सादा सा एप्लीकेशन है। उसके बाद आपने इसे खोलना है। मैं कहता हूँ नहीं अभी ना खोलो, मैं खुद ही खोलता हूँ। आपने यहाँ पर आकर नोट पैड प्लस प्लस लिख देना, नोट पैड आ गया ये, इस पे क्लिक कर दें। अच्छा एक चीज ध्यान में, मैंने कल पिछली क्लास में भी बताई थी ना आप लोगों को कि भाई ये जो काम हम अभी सीख रहे हैं ना पहले 2-3 लेसन में, ये हमने करना कहीं नहीं है। हाँ, जो सीख इसलिए रहे हैं कि हमारी ग्राउंड स्ट्रांग हो ना, हमें पता लग जाए कि HTML फाइल होती क्या है, HTML फाइल बनाते कैसे हैं। बेसिकली तो आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो लोग तो अपनी वेबसाइट आपको देंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स को खोलेंगे और एडिट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये फाइलें बनानी नहीं आती हैं तो फिर तो आप कर नहीं ना पाओगे, आपको पता ही ना होगा HTML फाइल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे असल टॉपिक क्या है, असल टॉपिक वो है जो उस क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो करने के लिए जिस जगह पर हमने उसे इंप्लीमेंट करना है वो वेबसाइट्स हैं, वो ये पहले पार्ट में हम सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं अगर मैं डायरेक्ट SEO पढ़ाऊँ तो मुश्किल होगी। जैसे आप दूसरी क्लास में पढ़ना शुरू हुए आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो क्या रहा है, इसलिए कि आप वो जिस जगह पर हमने इंप्लीमेंट करना है वो वेबसाइट है। तो वेबसाइट की ग्रिप लेने के लिए हम ये पहला फेज करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये देखिए मैंने खोल दिया। अब आपने क्या करना है, अगले फेज में क्या करना है। अब सबसे पहले आपने इसको सेव करना है। यही कहा था ना मैंने प्रीवियस क्लास में, कुछ भी करने से पहले आप इसको सेव कर लो। फाइल में आए, ये देखें सेव एज में आए। ये मैं स्पेशली आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसे समझ ठीक है। हाँ नहीं मैंने कहा मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो इसको। अच्छा अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि कहाँ पर सेव करोगे। तो यहाँ से आपने अपनी सेव की लोकेशन बतानी है कि किस जगह पर आपने सेव करना है। एक और चीज याद रखें कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना प्रैक्टिकल, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है वो होती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट करनी हमें आनी चाहिए नॉर्मल, इसका कोई डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइल मैनेजमेंट एक ऑफिशियली तौर पर हमें आनी चाहिए कि भाई हम जो कुछ बना रहे हैं उनके फोल्डर्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं, उनकी फाइलों को प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं, एक खास जगह पर जाकर सेव होती है, हमने उसे रिस्टोर कहाँ से करना है, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये बातें हमें नॉर्मल पता है। इसका डिजिटल मार्केटिंग से नहीं ताल्लुक, इसका ताल्लुक किसी भी काम से, आप कोई सा भी काम करने लगे। ठीक है। सो जैसे मैं अब ये फाइल सेव कर रहा हूँ तो वो मुझसे पूछ रहे हैं ना कहाँ सेव कर रहे हो। मेरी ये बात कहने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आप क्या बना रहे हो, कहाँ रख रहे हो, उसको दोबारा से आपने ओपन कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ भाई मैं इसकी मैनेजमेंट इस तरह करूंगा, मैं इधर आया और इधर से मैं डी पे आ गया। सपोज मैंने कहा यहाँ पर मैं इसे रखने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया और उसका नाम मैंने रख लिया प्रोजेक्ट। आपने जो भी नाम रखना हो रख लें, तो जी मैंने इसका नाम लिया प्रोजेक्ट 1 2 3। अब मैंने इसे खोला, अब वो मुझे पूछ रहा है कि फाइल का नाम बताओ। मुझे ये है कि मैं जब इसमें जितना भी काम करूंगा ना मैं प्रोजेक्ट 1 2 3 में ही रखूंगा सारा, ताकि मुझे कल को खोलना भी पड़े तो मैं इधर आ जाऊँ। ठीक है। अच्छा अब
मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर फाइल का नाम रख दिया। तो मैं HTML फाइल बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया जी फर्स्ट डैश फाइल, फाइल नेम। इसके मतलब भी याद रखें कि फाइल नेमिंग में कभी भी स्पेसेस यूज नहीं करें, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो HTML की फाइल हो, किसी भी चीज की फाइल हो ना, बीच में डैश यूज करें। और जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो ये जो हाइफन है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन का मेजर क्राइटेरिया। इसलिए कि जब आप किसी फाइल को ऑनलाइन खोलते हो और उसमें स्पेसेस होते हैं तो बीच में ना 20% लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। वो स्पेस बार का कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर बन जाता है, वो देखने वाले को लगता है कि कोई चीज है इसी का हिस्सा है, हालांकि वो स्पेस बार है। तो इसलिए गूगल कहता है कि आपकी फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये गूगल बहुत सख्ती से कहता है भाई फाइल के नाम के दरमियान में स्पेस बार इल्लीगल कैरेक्टर है आपका। अच्छा मैंने ये रख दिया, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ हाइफन होना चाहिए, ऐसे नहीं करना, ठीक है? यानी कि आपने इस कैरेक्टर को एज ए स्पेस यूज करना है हर जगह पे। अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? सेव एज टाइप, इस पे क्लिक करें। अब हम यहां पर ये देखें, ये एप्लीकेशन कितना बड़ा एप्लीकेशन है, दिखने में छोटा सा है, ये इतने सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहा है जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ HTML से है। तो मैं H प्रेस करता हूं और एक बार फिर H किया तो ये देखिए कहां पर आ गया, लिखा हुआ आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। यहां से फाइल टाइप आप चूज कर लें। इसको सेव कर दें। देखिए आपने ऊपर फाइल का नाम रखा है, फिर हमने फाइल की टाइप बताई है और सेव कर दिया। अच्छा आमतौर पर हम क्या करते हैं, पहले कंटेंट लिखते हैं फिर फाइल सेव करते हैं। मैंने तो पहले फाइल सेव करवा दिया है ना। उसकी वजह थी, क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि भाई ये जो नोटपैड है ये तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो मैं कहना चाह रहा था इसको कि शुरू में इसको पता लग जाए कि मैं HTML पे काम करूंगा। अब मैंने इसको समझा दिया कि मैं HTML पे काम करूंगा। अब ये सिर्फ एक HTML की एप्लीकेशन बन चुका हुआ है फाइल का नाम लिखने से। अब एक वेबसाइट देखते हैं, एक ये वाली वेबसाइट देखिए। हम क्या सीख रहे हैं? कोडिंग। हम कोडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा लेना देना तो कोडिंग से ही है। यहां पर ना मैं एक वेबसाइट खोलता हूं पहले, तो जरा कोडिंग को समझते हैं। इस वेबसाइट की कोडिंग से अपनी कोडिंग पढ़ते हैं। कंट्रोल यू। अब हमें सबसे पहले क्या समझना है? हमें सबसे पहले समझना है कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? कि एक HTML फाइल को लिखने का सिंटैक्स क्या है, पहले वो समझ लें। तो अगर हम इधर से आकर देखें तो इधर से मुझे सिंटैक्स समझ में आ रहा होगा आपको भी कुछ थोड़ा सा, कि भाई बात कहां से शुरू हो रही है, बात कहां से शुरू हो रही है? HTML से, ओके। फिर देखते हैं आगे जाकर बात कहां पे एंड हो रही है? HTML पे। यानी सबसे पहले हमने कहा कि भाई ये जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो क्या है कि स्टार्ट HTML एंड HTML, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं और यहां आकर मैंने ये देखिए लिखा कैसे हुआ है वहां पर। इसको लिखने का भी यही तरीका है, ये एक लेस देन का निशान और एक ग्रेटर देन का निशान, इसको बोलते हैं टैग, HTML टैग, नॉट हैशटैग, ठीक है? ये HTML टैग है, यानी हमने जितना भी लिखना होगा ना इस टैग में लगाएंगे, लिखेंगे। तो यहां लिख दिया जी मैंने HTML। अब आप देख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, कि इसीलिए कह रहा है कि मैंने पहले फाइल सेव कर ली। अगर मैंने फाइल सेव ना की होती तो उसको नहीं समझ आना था कि मैं HTML पे काम कर रहा हूं। फिर उसने मुझे सपोर्ट भी नहीं दी। ये सपोर्ट उसने पहले फाइल सेव करने की वजह से दे दिया। उसको समझ में आ गया कि भाई मैं HTML एडिटर के तौर पर इसको यूज कर रहा हूं। अब मुझे HTML के सारे टैग्स दिखा, ये लगाया /HTML। ये क्या किया मैंने? ब्लॉक बना दिया। मैंने कहा भाई ये है मेरी फाइल, लेकिन अभी फाइल के बीच में बहुत कुछ है। इसका जो अगला हिस्सा होता है ना, वो कौन सा होता है? हेड का होता है। मैं वहां से भी आपको दिखाता हूं। मैंने क्या लिखा? स्टार्ट में हेड और फिर एंड हेड। आप देख रहे हो मैं एंड करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहा हूं? कौन सा?
स्लैश, यानी कि जब भी आपने टैग को एंड करना होगा तो वही नाम होगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया जी, स्लैश, हमने कहा स्टार्ट हेड एंड हेड, स्टार्ट हेड एंड हेड, स्टार्ट HTML एंड HTML। और अगर इस वेबसाइट में आकर देखें तो इधर आकर देखें इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, कौन सा है, दूसरा पार्ट भी इसका हेड का है। और अगर हम इसको लेकर जाएं, देखते हैं कहां जाके खत्म होता है, देखते जाइएगा, जहां खत्म होगा ना मैं रोक लूंगा, डरना नहीं है आपने इसे देख के कि शायद ये हमें सीखना नहीं है इतना कुछ। हाँ, मैं क्या, हमने इसको किसी को नहीं छेड़ना, किसी के साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी, हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी चीजों को देखना है। यहाँ पर अभी बॉडी आएगी कहीं पे, गुजर गई है, हाँ जी 1 मिनट है जना यार, गुजरा ये इससे भी ऊपर है, चलो यार इसको कंट्रोल F और बॉडी कर देते हैं, एक बार फिर इसे ढूंढे यहां से, तो यहां देखिए क्या एंड हुआ है, हेड का एंड हो गया ऊपर, साथ ही क्या शुरू हो गया, बॉडी। बॉडी किसको कहते हैं, बॉडी इसको बोलते हैं। ये वेबसाइट का जो हिस्सा हम देख रहे हैं ना, ये सारा हिस्सा किसमें नजर आ रहा है, बॉडी में नजर आ रहा है। और जो हेड की चीजें वो यहां पे नजर नहीं आ रही, हेड का कुछ भी एलिमेंट यहां नहीं है, यहां पर जो कुछ नजर आ रहा है आपको ये सब बॉडी में है, ये सब कुछ वेबसाइट की बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगला हिस्सा कौन सा हुआ, फिर इसके बाद बॉडी हुआ, तो इसको भी एंड होना है, इसको भी एंड होना है ना। ये है इसका सिंटेक्स, अभी मैंने सिर्फ आपको सिंटेक्स बताया, इसके अंदर कुछ नहीं डाला। एक HTML फाइल का ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, चलो जितना लिख दिया इसको सेव कर लो, अभी कुछ नहीं हुआ, इसको अभी चलाने का तो कोई फायदा नहीं है। अब आप देखें तो इसका फॉर्मेट जो है एक ह्यूमन बॉडी से भी मिलता है, ऐसे ही है ना भाई, हमारा स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही है कि हेड, बॉडी और फुटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी के नीचे क्या है, फुटर है, लिखें या ना लिखें, बॉडी के नीचे क्या है, फुटर है। ठीक है, आमतौर पर जो वेबसाइट्स आप देखते हो, ये देखें बना हुआ फुटर, एक हम खुद ही फुटर बना लेते हैं ना वेबसाइट का डिजाइन करके, हम वर्चुअली डिजाइन कर देते हैं कि ये फुटर है। अब ये चीज होगी हमारे पास, ये हमने फाइल बना ली। अब हम जब बात करते हैं आगे, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर वेबसाइट हमें 5 से 6 टैग्स हैं जिन्हें समझना है बस, तो हमें पूरी वेबसाइट की स्टोरी समझ में आ जाएगी SEO करने के हवाले से कि कैसे करनी है, उन टैग्स को ही हम देख रहे हैं। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा काम का जो टैग है हमारा वो कौन से वाला है, माउस रखें इसके ऊपर, ये मैंने माउस यहां रखा, तो इसके ऊपर सबसे ऊपर एक टैग आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, आ रहा है ना, ये पहला टैग है। ये है टाइटल, ये SEO में इसका बहुत अहम रोल है टाइटल का, यानी हम अपने जो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करवाते हैं और रैंक करवाते हैं उसमें मेजर रोल इस टैग का, इसलिए हमें इस टैग की समझ आनी जरूरी है, क्योंकि जो वेबसाइट बनी हुई मेरे पास आएगी मैं उसके टाइटल को भी मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, SEO के हवाले से क्या मॉडिफिकेशन होगी वो तो हम आगे जाकर देखेंगे, अभी सिर्फ मॉडिफिकेशन की बात हम करने लगे। आ जाते हैं जी इधर, इसकी कोडिंग में आ जाए वापस, जो देख रहे थे साथ साथ देखें जरा, इसका टाइटल कहां है, मैं साथ वेबसाइट आपको दिखा रहा हूं, ये वेबसाइट है बनी हुई है जो पहले से, इसका ये टाइटल आपको नजर आ रहा है लाइन नंबर 11 में। ठीक है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, आपको समझ आ रही होगी कि उनका मेन कीवर्ड है जो यहाँ पर हमने टारगेट किया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइटल लिखना सीखना है, उसके बाद जब आपके पास कोई वेबसाइट आएगी तो सबसे पहले आप देखेंगे भी ये कि उसके टाइटल में क्या उसका कीवर्ड मौजूद है कि उसने गलत इस्तेमाल किया हुआ है टाइटल का। अगर उसने टाइटल का गलत इस्तेमाल किया हुआ है फिर हम उसको ठीक कर देंगे, ये हमें सीखना है, इसलिए हम ये HTML को सीख रहे हैं। तो मैंने इसको पिक किया जी, इधर आ जाते हैं, पिक क्या करना, इधर आ जाते हैं। अब टाइटल किस हिस्से में है, हेड में, टाइटल किस हिस्से में है, हेड वाले पार्ट में हमारा टाइटल नजर आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे जी, हेड में आएंगे और यहां पर आकर लिख देंगे जी, टाइटल लगा दिया मैंने।
अब आप देखते हैं, एक चीज नोट करते हैं मैं लिखता कैसे हूं। मैं स्टार्ट भी कर लेता हूं और ये प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका होता है कि एंडिंग्स को छोड़े ना, क्योंकि बाद में आप भूल भी सकते हैं। तो आप हमेशा पहले ब्लॉक बनाएं और उसके बाद तो मैंने लिखा दिया जी टाइटल, और मैं कहता हूं मेरा टाइटल है फिलहाल बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। लिख दिया, टाइटल लिखा गया मेरा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब पहले तो मैंने सेव किया था ना, लेकिन जब मैंने पहले सेव किया था इतनी सारी चेंजेस तो उसमें नजर नहीं थी ना आई। अपडेट कर दिया ना मैंने कि भाई जो मेरी पहली फाइल थी उसी के अंदर सेव कर, लेकिन मैंने नाम को दोबारा कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, सेव का बटन दबा दिया। ये वाला बटन जहां पर माउस नजर आ रहा है, ठीक है, ये सेव का बटन है। कंट्रोल एस भी कर सकते हैं तो सेव हो जाएगा। तो ये सेव कर दिया जी हमें। अब हम इसको जरा चला कर देख लेते हैं। इसे मैंने कहां पर रखा था जी, डी में, प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये फाइल आ गई मेरे पास, इसे खोलिए। हमने इस हिस्से में अभी तक कोई काम नहीं किया, नहीं किया ना, यहां तो किया ही नहीं है। हमने किस हिस्से में किया था, हेड में और टाइटल पे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आ गया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। बस इतना ही काम किया हमने। अभी हमने सिर्फ इतना ही काम किया कि टाइटल लगा दो। पता लग गया आपको कैसे लगा टाइटल? ठीक है, चलिए ये था हमारा पिछला लेसन। ऐसे ही है ना जी, इतना ही किया था हमने पिछले लेसन में। अब हम आगे चलते हैं। अब जो टाइटल के लेफ्ट साइड पर हमें ये इमेज टाइप की कोई चीज नजर आ रही है, इसमें इमेज टाइप की कोई चीज है, इसमें तो इमेज ही है, इसमें तो इमेज ही नजर आ रहा है ना हमको। इसको हम बोलते हैं, जो टाइटल के साथ तस्वीर हमें नजर आती है, इमेज नजर आता है, इसको हम बोलते हैं, टेक्निकली एसईओ में इसे कॉल करते हैं फेविकॉन। ये कहलाता है फेविकॉन इमेज। ये हमें लगाना जरूरी है, ये भी एसईओ का एक क्राइटेरिया होता है। यानी गूगल जब एसईओ चेक करता है किसी चीज की तो देखता है कि फेविकॉन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अच्छा, अब हम जरा देखें इनका फेविकॉन कहां लगा हुआ है। नीचे है, नजर आ गया आपको, लाइन नंबर 44, ये फेविकॉन लगा हुआ है, ठीक है। फेविकॉन का क्या मतलब है, यानी कि इस कोड की मदद से हमने क्या किया हुआ है, तस्वीर लगाई हुई है। इस कोड की मदद से हमने तस्वीर लगाई हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी लाइन को ही कॉपी कर लेता हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए, और इसको अपने कोड में ले जाते हैं। आ गया? अभी ये लाइन में आपको ऊपर वाली जो लाइन है ना 6 नंबर पे, क्या है इसका मतलब, क्या ये समझाता हूं बाद में, पहले जरा ये वाला समझ लेते हैं। ये टैग है एक और, जैसे पहले हमने टाइटल का टैग पढ़ा है, इसी तरह अब हम एक और टैग पढ़ने जा रहे हैं। और वो कौन सा टैग है, फेविकॉन के लिए, मगर टैग कौन सा है, लिंक। टैग लगाने, फेविकॉन लगाने के लिए हमें किस टैग की जरूरत है, लिंक के टैग की जरूरत है, ठीक है। पहले इस टैग को समझ लें जरा, यानी इस टैग को आपने कैसे लिखना है, लिंक स्पेस REL, REL stands for relation, REL stands for relation equals to shortcut icon। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने एक ऑप्शन दी है जिसमें हमने लिखा दी कि इसका रिलेशन क्या होगा, शॉर्टकट आइकन। आप सबको समझ में आ रहा है कि भाई वो जिस जगह पे लग रहा है वहां पर बड़ी तस्वीर तो लग नहीं सकती, बहुत छोटी जगह है, तो हमने यही कहा कि भाई इसको आइकन के तौर पर दिखाओ। हालांकि तस्वीर हमसे जो देंगे वो बड़ी होगी, लेकिन इस कोड की वजह से छोटी होगी, ठीक है। तो हमने कहा लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। अच्छा, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है जी href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। कहता अब ये तो हमने बता दिया कि शॉर्टकट आइकन के तौर पर तस्वीर लगानी है, कौन सी तस्वीर लगानी है ये भी तो बताना है, ठीक है। सो यहां पर जो हमने तस्वीर बतानी है वो हम अपनी लोकेशन से बताएंगे। अब इस वक्त हम इस HTML फाइल को कहां से चला रहे हैं, इस वक्त हम इस HTML फाइल को अपने कंप्यूटर के प्रोजेक्ट 1 2 3 के फोल्डर से चला रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इसको तो मैं कर देता हूं खत्म, क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ आ रहा था, स्लैश इमेजेस, तो वो फोल्डर तो है ही नहीं ना मेरे पास। तो मैंने कहा भाई मैं तो इसको चला रहा हूं यहां से, हालांकि मेरे पास ये अभी फाइल भी नहीं है। अब ये इमेज भी यहां पर रखते हैं। अब
मैंने क्या लगा दिया, इसका नाम आपको क्या रखना चाहिए, फेविकॉन। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए हमेशा, फेविकॉन। ये नाम आप फेविकॉन ही रखो, और रिकमेंडेड एक्सटेंशन जो है वो पीएनजी रखो। जेपीजी से भी नजर आ ही जाएगा, लेकिन पीएनजी ही रखें इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे, ठीक है। यानी यहां पर आकर हमने ये बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमारे पास एक HTML फाइल है, सिर्फ तस्वीर है तो कोई भी नहीं, तस्वीर भी तो होनी चाहिए ना कोई। तो मैं क्या काम करता हूँ, कोई एक तस्वीर यहाँ ले आता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बड़ी तस्वीरें पड़ी होंगी, कहीं ना कोई तस्वीर होएगी। CYD से पकड़ लेते हैं यार, यहाँ पर इमेजेस बहुत हैं पे हम आजकल काम कर रहे हैं। चलो जी, मैं कह देता हूँ भाई कौन सा इमेज लगाना है, ये लगा ले। इसी को मैंने किया Ctrl+C, यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाके वहां पे ले जाता हूँ। कहाँ पे, प्रोजेक्ट 1 2 3। अच्छा, एक तरीका तो ये भी था कि मैं ना लाता, वहीं पे जाने देता, तो फिर उलझन ये थी कि मुझे इतना लंबा चौड़ा उसका पाथ बताना पड़ता था। जैसे कि लिखा होता ना स्लैश इमेजेस, तो मुझे बताना पड़ता था कि भाई पहले डी पर आओ, आपने एक फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है, फिर ये इमेज है। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि हम अपनी सारी फाइलों को एक ही जगह पे रख दें, फिर हमें पाथ बताने की जरूरत नहीं। आगे फाइन, इमेज भी फाइन पीएनजी ही है, पीएनजी ही है ना, लेकिन इसका नाम फेविकॉन नहीं है, तो मैं इसका नाम चेंज कर लूं। इस पे राइट क्लिक करें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, रीनेम करें, और इसका क्या नाम रखने, ठीक हो गया। अब तो कोड तैयार है हमारा, मैं कहा तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एड्रेस भी आ गया, नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये जो हमारी लाइन बनी हुई है, ये क्या है, लिंक। लिंक क्या है हमारा, टैग, HTML टैग है। अच्छा सर, ये भी समझ लेते हैं कि जो पूरा हमने HTML टैग लिखा होता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, किसको टैग बोलते हैं, किसको ऑप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। टैग के अंदर जितनी भी हम ऑप्शंस लिखेंगे ना, इसको हम टेक्निकली कॉल करते हैं एट्रीब्यूट। यानी हम ये कहेंगे कि लिंक का पहला एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशन, और लिंक का दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, href। यानी टैग कौन सा है, लिंक, लेकिन उसकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम क्या कॉल करते हैं, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू दे रहे हो, इसको हम वैल्यू भी कहते हैं और एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन, तो ये शॉर्टकट आइकन क्या है, REL की वैल्यू है या उसका एक्सप्रेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आइकन आप इनके कलर देख रहे हो, डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं ना यहाँ पर इनको, तो इसका मतलब है टैग नहीं है, टैग ब्लू कलर में, तो ये क्या है, इस टैग का एट्रीब्यूट। यानी हम अपनी आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं, ऑप्शन, कि भाई इसकी ऑप्शन है, लेकिन यहां पर हम इसे कैसे एड्रेस करें, एट्रीब्यूट से, ठीक है। सेव कर दें फाइल को, हो गया। यहां खोली भी हुई थी शायद फाइल हमने, ये है ना, देखिए अभी तक तो नहीं नजर आ रहा आपको, आइकॉन नहीं नजर आ रहा ना। अब इसको रीलोड करें, आ गया, आइकॉन नजर आना शुरू हो गया ना ऊपर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने कर दी, टाइटल भी लगा दिया और फेविकॉल लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर कोडिंग में ना एक और चीज है, इसको कोडिंग को रीड करना आपको आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर आप कोडिंग रीड करनी सीख लोगे तो आप एक्सपर्ट होगे। अब यहाँ पर ना एक और लाइन नंबर 6 में भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी HTML के टेक्स्ट को कमेंट करना हो कि भाई ये इस फाइल का हिस्सा नहीं है, ये कमेंट है, जैसे कहते हैं रिमार्क्स जो लगाए थे हमने, तो कहता है किसी चीज को अगर आपने कमेंट करना होगा ना, तो उसको इस तरह लिख दो, किस तरह, लेस देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, ये जो एक पॉइंट लगा हुआ है, यू डॉट नीचे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर हमने क्या लगाया, डैश डैश, ये वाला जो टैग है HTML का, ये टैग क्या करता है, इसके आगे जो कुछ भी है ना वो क्या है, कमेंट, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने वेबसाइट में हमने ये टॉपिक लगा दिया था कि भाई किसी ने ढूंढा हो ना फेविकॉन कहां लिखा हुआ है, तो ऊपर एक हेडिंग लगा दिया। अब ये जो फेविकॉन आइकॉन लिखा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसका ये मतलब है, क्योंकि ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और ये किसमें लिखा हुआ है, इसमें, ये देखें यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना जो पार्ट है ये क्या है, कमेंट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए काम करूं, इसका एंडिंग को काट देते हैं। इस एंडिंग को मैं निकालूं यहां से, स्क्रीन देखें, देखें क्या हुआ है, क्या हुआ, सारा ही कमेंट कर दिया उसने, समझ आ गई बात? तो ये कमेंट करने के लिए होता है, किसी चीज को अगर आपको एज ए HTML एग्जीक्यूट नहीं करना तो उसे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये कोई प्रोग्रामिंग टैग भी नहीं है, देखें ये HTML टैग है। ये अच्छी बात होती है कि जब हम SEO खास तौर पर कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए ऊपर हेडिंग्स लगा देते हैं, ताकि बाद में भी इतने लंबे कोड में से देखा ना कितना लंबा कोड था, तो हम अपनी मर्जी के एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। दो चीजें हो गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इस लाइन का यूजर के अपने साथ, जो प्रोग्रामर है जो काम करने लगा हुआ उसके साथ इसका लेना देना है, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लगा रहा है। जैसे अगर आप उस वेबसाइट की कोडिंग को देखो तो वहां से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, देख कितनी जगह लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताकि वो जो प्रोग्रामर है जो इसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है उसको समझ में आ रही है, और बाद में जो SEO कर रहा होगा उसको भी समझ में आ रही है कि कौन कौन सी चीज कहां पर है, पॉइंट आउट हुआ है, हर चीज को उसने अलग-अलग पॉइंट आउट किया हुआ है। ये देखें, पता लग रहा है यहाँ पर सोशल आइकॉन्स है, ये बता रहे हैं ये क्या चीज है, और नीचे आकर देखें हर किसी को लगा हुआ आ रहा होगा। ये देखें, ये हेडर कह रहा है यहाँ पर एंड कर दिया मैंने, ये स्लाइडर कहता है यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, तो हर चीज को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं वापस इस वेबसाइट पे, हो गया जी। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। अब हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेड एंड बॉडी एज पर SEO पॉइंट ऑफ व्यू। हेड का पार्ट जो है वो ऐसा पार्ट है जहां पर जो जो चीजें हमें डिक्लेयर करनी है, जो जो चीजें हमें डिफाइन करनी है वो हेड में आएगी। अगर हम अभी देखें ना, अभी तक हमें क्या चाहिए था हेड में, टाइटल, अभी हमें हेड में चाहिए था फेविकॉन, और अभी हमें चाहिए होंगी मेटा के टैग्स। तो इसके लिए हम हेड में आ रहे हैं, लेकिन जब हम SEO कर रहे होंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हेड में आनी है। मिसाल के तौर पर जब आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करना है, तो गूगल ने ना आपको एक कोड दे दिया, तो उसने कहना है कि हाँ भाई जाकर ना अपनी वेबसाइट के हेड में लगा दो, और फिर जब हम उसको लगाकर सेव करेंगे और फिर क्रॉस चेक करेगा गूगल, तो उसको पता लगेगा भाई ये वेबसाइट हमारी है। अब ये काम हमने कहां पर किया, हेड में किया। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम अपना गूगल एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर वो एक कोड देगा जाकर अपनी वेबसाइट के हेड में लगा दो, फिर उसको क्रॉस चेक करेगा कि भाई जो कोड मैंने इसे प्रोवाइड किया था क्या वो वेबसाइट पे लग गया। जब उसको पता लगेगा लग गया तो उसको पता लग जाएगा कि भाई इसके पास इसकी ऑनरशिप है, यानी कि यही असल मालिक है वेबसाइट का। क्योंकि ऐसे ना कोई भी बंदा कुछ करना शुरू हो जाए तो वेरीफाई ना हो, जैसे आपके मोबाइल पे कोड आता है तो उससे आपकी ऑनरशिप का पता लगता है ना उसको, कि आप ही के पास है, भाई कोई गलत बंदे के पास नहीं है। इस तरह और बहुत सारी इस तरह की वेरिफिकेशंस होंगी जो आएंगी कहां पर, हेड में। तो उस वक्त हम उनको पेस्ट कर देंगे, बस इतना काम है हेड का। और हेड वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो सबसे पहले लोड होता है, हेडर है सबसे पहले उसी में लोड होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। यहां पर हमें, यानी कि आप समझ लो कि हेड में मैंने जो चीजें आपको HTML के हवाले से बतानी थी खत्म हो गई यहां। अब हम आ जाते हैं बॉडी में। अब बॉडी में हमने 3-4 टैग्स को समझना है। उनमें से एक टैग है हमारे पास सबसे ऊपर ये वाला। अच्छा, यहां पर हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है। गूगल कहता है, गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट जहां से शुरू हो वहां पर हेडिंग स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, हेडिंग स्टाइल से हमारी क्या मुराद है, हमारी हेडिंग स्टाइल से मुराद तो है कि कुछ चीज बड़ी लिखी हुई हो, मार्कर के साथ लिखी हुई हो तो हेडिंग बन जाएगी। लेकिन गूगल कहता है नहीं, गूगल ने हमें HTML टैग्स दिए हैं। हालांकि अगर हम ये देखें ना कि ये कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको HTML टैग्स हेडिंग के दिखाऊंगा तो वो ऐसे होंगे ही नहीं। ये कैसे आया, ये तो फॉर्मेटिंग हुई है, एडवांस फॉर्मेटिंग हुई है। एडवांस फॉर्मेटिंग करने के लिए HTML लेवल पर हम क्या यूज करते हैं, CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स। कैस्केड स्टाइल शीट्स क्या है, आप लोगों के लिए इतना काफी है कि आप समझ लो कि एडवांस फॉर्मेटिंग है HTML की। HTML की सिंपल फॉर्मेटिंग क्या है, फॉन्ट चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो, यही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते HTML में रहते हुए। लेकिन अगर बहुत ही स्टाइलिश किस्म का टेक्स्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग है, उस तरह की फॉर्मेटिंग करनी होगी तो हमें CSS को समझना पड़ेगा, CSS कोडिंग को।
CSS कोडिंग के अंदर SEO का एक काम भी नहीं होने का। इवन CSS की कोडिंग हुई होगी तो हम उसको वैसे ही लगा रहने देंगे और साथ में अपना HTML का काम करते रहेंगे, यानी कि उसके साथ हमें कोई छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी, ना उसे रिमूव करना है ना उसको बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना, ना उसे खत्म करना है कि भाई CSS लगा हुआ है तो डिलीट कर दो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ऐसा जरूर करना है कि किसी जगह पर कुछ लिखा उसने और उसको CSS कर दिया, लेकिन गूगल हमें ये कहता है कि भाई इसको HTML करो, तो मैं क्या करूंगा, उसके CSS को लिखा रहने दूंगा, साथ में उसको HTML भी कर दूंगा, यानी इसको मैं HTML का कोड भी लगा दूंगा। ठीक है, कैसे ये अभी देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आगे किस हिस्से पे, बॉडी पे, और बॉडी के अंदर मैं आपको पहला टैग बताने जा रहा हूं और वो कौन सा है, हेडिंग स्टाइल्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसे कहां लिखना चाहिए मुझे, बॉडी वाले पार्ट में लिखना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब मैं हेड से बाहर निकला और इधर आ गया, ये हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स की बात करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, चलिए मैं अभी वो कर लूं जो पहले हमने ऊपर किया है, क्या वाला कर लें, हेडिंग स्टाइल्स लिख दिया जी मैंने, बात खत्म। अब पता लग जाएगा यहां पर हेडिंग मैंने लगाए हैं। अब मैं यहां आया, यहां मैंने लिखा H1, ओहो क्या हुआ, लैंग्वेज चेंज कर दिया, मेरे हाथ से लैंग्वेज चेंज हो गई है। हाँ? H1 ये देखिए लिस्ट आ गई है ना, ये 6 तक, ये है 6 हेडिंग स्टाइल्स। ये 6 हेडिंग स्टाइल्स आप लोगों के लिए नए नहीं होने चाहिए जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये 6 हेडिंग स्टाइल्स बिल्कुल एज इट इज है। वर्ड के ऊपर नॉर्मल के बटन पे क्लिक करो तो यूं लिस्ट आती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स ही हैं। ये वो वहां पर भी हेडिंग है, यहां पर भी हेडिंग है। लिख दिया जी हमने H1 और यहां आकर मैंने इसको एंड कर दिया, लेकिन ये एक तो नहीं है ना, कितने हैं ये टोटल मेरे पास, 6 है ना, कितना है, 2 3 4 5 6, चलो ये पहला 1 हुआ, दूसरे को मैंने क्या कर दिया 2, तीसरे को मैंने क्या कर दिया 3, ये तो मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं, फिर मैंने क्या कर दिया 4, ये देखें मैं यहां से बाहर कैसे आता हूं, देखा आपने कैसे आ रहा हूं मैं, ये 4 लिखा, टैब की प्रेस करता हूं, टैब कीबोर्ड पे टैब बना होता है ना, तो बाहर निकल आता हूं मैं इससे। ठीक है, इधर भी आ जाए, ये कौन सी हो गई जी 5, और ये क्या हो गया 6, इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी तो होना चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया जी हेडिंग स्टाइल। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं, देखिए टेक्स्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, टैग ब्लू कलर में आ रहा है। और आखिरी है, ये मैंने सारे इसलिए लगाए हैं कि आप इनको डिफरेंशिएट कर सकें। सेव कर दें, ये है जी, रीलोड करें, देखिए आपने। अगर हम सिर्फ यहां तक देखें, क्योंकि हेडिंग स्टाइल HTML के जिस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए थे उस वक्त इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो वो HTML के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अब हम जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्राउलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी क्राउलर कहता है कि मुझे ज्यादा जरूरत है इनकी HTML की निस्बत आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो यहां पर देखने से हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई फॉर्मेटिंग है, ऐसे ही है ना, और H1 जो है वो सबसे बड़ा लिख रहा है और H6 जो है वो सबसे छोटा लिख रहा है। बस यहां पे अभी तक यही लग रहा है कि भाई जिसका दिल करे बड़ी हेडिंग यूज कर ले, जिसका दिल करे छोटी हेडिंग यूज कर ले। तो इसे देख के तो अभी हमें यही समझ में आ रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है। एक्चुअली आप ये समझें कि ये फॉर्मेटिंग गूगल के क्राउलर के लिए ये फॉर्मेटिंग है ही नहीं, ये गूगल के लिए एक स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप लोग बुक रीडिंग करते हैं, तो जब बुक का कुछ चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है, उसके नीचे एक पैराग्राफ होता है, और जब पहली हेडिंग शुरू होती है ना उसमें समटाइम लिखा होता है 1, है ना। फिर जब आप नीचे जाते हो और उसी की डिटेल हो तो उसके नीचे क्या लिखा होता है 1.1, फिर और नीचे आते हो तो क्या लिखा हुआ जाता है 1.2,
फिर और लिख के आओ तो 1.3 और फिर नीचे आकर फिर लिखा जाता है 2। फिर जब उसकी डिटेल आनी शुरू होगी तो फिर 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, और अगर 3 की कोई सब डिटेल और हो तो फिर क्या होता है 2.3.1। ये टेक्निकल एक पॉइंट है ना। और ये वाली साइंस आज तक कभी किसी ने किसी स्टूडेंट को समझाई है? कभी पढ़ाना नहीं पड़ा प्ले ग्रुप लेवल में, क्लास 1 में कभी ये बताना नहीं है कि तो किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि ये है क्या चीज। जैसे आप सबको पता है, तो ये आपको कभी किसी स्कूल में भी नहीं किसी ने बताई होगी, प्ले ग्रुप में भी नहीं आपने बताई होगी। ये पढ़ने से आपके एक्सपीरियंस में आई हुई है कि ऐसे ही लिखा होता है। गूगल कहता है कि भाई आपने वेबसाइट को भी ऐसे ही लिखना है, यानी कि एक वेबसाइट पे भी आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि यूजर्स को पता लग जाए कि क्या चीज है। कि भाई आपका मेन पॉइंट है तो H1, आगे से सब पॉइंट आ गया तो H2, आगे से उसका सब पॉइंट आ गया तो H3। ये है वो स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा गूगल का प्रोग्राम देखता है। और कंटेंट के बाद आपकी वेबसाइट में सबसे ज्यादा वेट जो आपके कंटेंट है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेट है वो आपके स्ट्रक्चर है, यानी हेडिंग स्ट्रक्चर। एक तो इसका होना जरूरी है नंबर 1, और नंबर 2 इसका प्रॉपर मैनर में होना जरूरी है। प्रॉपर मैनर क्या है? ये क्या है? H1 से 6 की तरफ जा रहे हैं, हमने H6 से 1 की तरफ नहीं आना। अगर हम H6 से 1 की तरफ आएंगे तो गूगल हमें कहेगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब है, इसको ठीक करो। यानी हमने ऊपर से नीचे की तरफ को स्ट्रक्चर को लेकर आना, ठीक है। सो ये है मेन फैक्टर। अब अगर मैं आप इन सारे स्टाइल्स को देखें और मैं आपसे ये कहूं कि भाई वो जो पहली हेडिंग अभी आप देख रहे थे ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वो हेडिंग 1 में लिखी हुई है। तो अगर आप हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग को देखें और उसको देखें तो कितना फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है भाई। ये देखो हेडिंग स्टाइल कैसे लिखा हुआ और ये देखो ये कैसे लिखा हुआ, फर्क है कि नहीं है? मतलब आप यकीन ही नहीं करें शायद कि ये वाकई ये वही चीज है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट स्टाइलिश बनाने के लिए उसने क्या यूज किया हुआ है? CSS का कोड यूज किया। हमने क्या करना है, अब जब ये वेबसाइट मेरे पास आएगी ना तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि भाई ये जो उसने ये लिखा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मैंने जाकर देखना है कि क्या उसने H1 का इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। बेशक उसने CSS का यूज किया हुआ है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि CSS के शुरू में मैं क्या करूंगा, आऊंगा यहां लिखूंगा H1, बस लगाकर चला जाऊंगा। अब क्या हुआ? अब गूगल को इस बात समझ में आनी चाहिए। मैंने उसकी CSS को बिल्कुल चेंज नहीं किया, उसका जो CSS का कोड था वो एज इट इज लगा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्टाइल भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें ना, HTML वर्सेस CSS, तो ऊपर क्या आएगा? CSS, नीचे क्या आएगा? HTML, फॉर्मेटिंग के हवाले से। लेकिन टैग उसको चाहिए था यहाँ पर कौन सा? H1, हमने लगा दिया। अब गूगल को समझ में आ गया, अब मेरा वेट बढ़ गया, मेरी SEO का स्कोर बढ़ गया एकदम। सर ये तो होगी नॉर्मल वेबसाइट जो होती है ई-कॉमर्स वेबसाइट, उस पे टैक्स का ज्यादा नहीं होता। हाँ जी, तो उसको किस तरह लेकर चलते हैं? उसको भी हम इस तरह के थोड़ा बहुत टेक्स्ट तो होता ही है, जैसे यहाँ पर माउस है ना, माउस जिसके ऊपर बैक आप कर उसके ऊपर नहीं होता है। ये नहीं है तो लगा। देखें यही तो बात है ना, ये काम हमारा है ना कि मिसाल के तौर पर एक चीज है, मैं माउस खरीदने जा रहा हूँ, चलिए हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, मैं एक माउस खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया तो मेरे सामने माउस आ गया और सिर्फ वहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब आपकी भी एक वेबसाइट है, किसी बंदे ने उस पर क्लिक किया, उसने जब क्लिक किया ना माउस पे, तो उसकी राइट साइड पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके बॉटम पर एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब आप बताएं कि जो विजिटर होगा वो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा? डिस्क्रिप्शन को। तो बेसिकली ये बातें किसने बतानी है? ये बातें SEO एक्सपर्ट बताएगा। और अगर नहीं बताएगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वेबसाइट आ गई है, मैं खुद उसमें चीजें ऐड करूंगा। मैंने अपने क्लाइंट से कहा वो कहता है कि मेरे कंप्यूटर ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। हाँ, तो उसे उसकी सेल भी नहीं होती होगी ना। उस देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, हाँ अब स्लाइडर नहीं दिखाते क्लाइंट्स, जब वो नहीं हटा रहा तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए आप नहीं हटा रहा ना, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसके बाद हम अगली चीज पर आ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि भाई
वेबसाइट पे आ रहे हैं लोग, ठीक, क्या हुआ, देखा इंप्रेशंस के अगेंस्ट क्लिक थ्रू रेट बड़ा अच्छा है, कन्वर्जन नहीं है, तो उसके इस वजह से कन्वर्जन इसलिए नहीं है कि उसको आपकी वेबसाइट समझ में नहीं आ रही, आ तो गया वो माउस पर आ गया। आप मिसाल दो, मैंने माउस ले लिया, अब देखो ना मेरा ये माउस है, इसका एक फीचर है सपोज चार्जेबल माउस है, ठीक है, आम माउस कैसे होते हैं, सेल वाले माउस होते हैं, अब ये चार्जेबल माउस है। अब ये माउस की तस्वीर तो अच्छी लगेगी, किसी को क्या पता लगेगा कि चार्जेबल माउस है, ये पॉइंट तो मुझे बताना पड़ेगा ना, उसको अपनी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, फिर मैं माउस की वारंटी दे रहा हूं, दूसरा बंदा नहीं दे रहा, ये बताना पड़ेगा ना भाई मैं माउस की वारंटी दे रहा हूं, मेरी माउस के क्या फीचर्स हैं। अगर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करूंगा, मैं क्या कर मैं प्रोडक्ट उसे तो भी आपके कंपटीटर ने नहीं दिखाया हुआ, तो क्या आपको आपके कंपटीटर की सेल नजर आ रही है? आप तो उसकी वेबसाइट ही देख रहे हो ना, क्लिक्स तो हम आपके बढ़ा देंगे, लोग वेबसाइट पे आएंगे, कन्वर्जन नहीं होगी, तो मैं अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करता हूं, क्या, एंगेजमेंट, बाउंस रेट, क्या आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है? भाई घुमा फिरा के किसी बंदे को अपनी वेबसाइट पे तो ले गए हो, अब उसको नजर आ गया, आप दराज की वेबसाइट देखें, अगर आपका क्लाइंट कहता है मेरे कंपटीटर ने नहीं लगाया हुआ, तो आप उसे को भैया दराज दे दो, दराज पाकिस्तान का ना देखो, इंटरनेशनल दराज दे दो, कैसे सेल कर रहा है दराज, कैसे सेल कर रहा है, या कोई भी ई कॉमर्स की जेन्युइन वेबसाइट, असल में होता क्या है, ये दुकानदार है ना बेसिकली, तो ई कॉमर्स वाले सब शॉपकीपर हैं, तो उसने एक चीज बना ली, उसके पास क्या सेंस है, उसके पास कोई सेंस नहीं है ना, वेबसाइट बनवाने की सेंस कोई नहीं है, उसने तो कहना मेरी वेबसाइट ऑनलाइन नजर आ रही है, ऐड टू कार्ट का बटन नजर आ रहा है, फाइंड भी काम होगा, सस्ता पैकेज चाहिए, कि पैकेज सस्ता हो जाए, बस ये चाहिए उसको क्या पता कि भाई वो बाउंस रेट क्या चीज है। अब आप किसी का गूगल ऐड चला रहे हैं, ठीक है, अब गूगल ऐड से शाम को आपने अपने क्लाइंट को कहा कि जनाब मैंने जो है ना आपको क्लिक्स करवाए, सो वो मुझे कहने लगा ऑर्डर से मिला है, तो अब इस ऑर्डर के ना आने में आपका कसूर नहीं है, गूगल ऐड का कसूर नहीं है, इस ऑर्डर के ना आने में आपकी वेबसाइट का कसूर है, आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि उसे ऑर्डर देने पर मजबूर करे, आप ले तो आए लेकिन उसे लगा कि मुझे नहीं चाहिए, यहां से नहीं लेना, तो चला गया छोड़ के वेबसाइट को, तो अगर आप वेबसाइट पे कंटेंट लिखेंगे तभी पता लगेगा कि क्या करना है आपने। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये कोई इतना आसान फेज नहीं होता क्लाइंट्स को हैंडल करना, ठीक है, और इसमें क्लाइंट्स आपके ड्रॉप भी होने होते हैं, तो अगर आपका क्लाइंट ऐसी बात करे तो आप उससे कहो कि भाई व्हाट यू डिमांडिंग फ्रॉम मी, क्लिक्स आर कन्वर्जन्स, क्लिक्स लेनी है इट्स फाइन, जैसा आप कहोगे कर लेते हैं, कन्वर्जन लेनी है तो मेरी मर्जी पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके बाउंस रेट को कम करना है, जिस वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर लोग टिक रहे हैं, जिसका बाउंस रेट हाई होगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर तो लोग टिकते ही नहीं है, सिर्फ तस्वीर देख के तो कोई बंदा ऑर्डर नहीं ना ले सकता, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसकी जनरल स्पेसिफिकेशन, और वहां पर हमने कीवर्ड डालना है, मैं क्या उसी जगह पर हम अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करें। यहां तक हो गया, इसकी बात आ गई ना जी, खत्म हो गई इसकी बात। तो अब हम क्या करेंगे, हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों ने घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो खासतौर पर HTML में न्यू लोग हैं, इसलिए मैंने ये कोडिंग करवाई है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास, अच्छा अब जब गूगल को देखें, गूगल क्या कर रहा है, गूगल को हमारे कीवर्ड की समझ कैसे आती है, ये भी एक साइंस है समझने वाली, कि भाई गूगल को कैसे पता है कि ये कीवर्ड है। जब मैं SEO एनालिसिस करता हूं, जब मैं SEO ऑडिट करता हूं, तो गूगल कहता है कि ये कीवर्ड है, करता है ना। अब क्या गूगल को कीवर्ड्स की समझ कैसे आ रही है, गूगल HTML एलिमेंट से आपके कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसने कहां से कीवर्ड पकड़ना है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से उसने ये देखना है कि भाई हेडिंग स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, जो कुछ उसने हेडिंग्स में लिखा हुआ है ना वो उसके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद उसने अगली चीज क्या देखनी है, एक पैराग्राफ लिखा है, नीचे लिखा हुआ है ना मेरे नीचे एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आप देखो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, किया हुआ है। अब गूगल ने यह भी देखना है कि भाई पैराग्राफ के अंदर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पैराग्राफ में उसे कीवर्ड को ढूंढना कैसे है, बोल्ड को ढूंढना है और स्ट्रॉन्ग को ढूंढना है। तो जिसको आपने बोल्ड लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा, स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया,
वर्ड में सिलेक्ट करके हाईलाइट करके बोल्ड करते हैं, आप समझ लो वो स्ट्रॉन्ग का टैग है। मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया और उसके बाद उसके बीच में लिख दिया हाई, फिर एक और स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया, उसमें लिख दिया वाई, और बार बार यही करता जा रहा हूं। तो जब मैं कीवर्ड रिसर्च करने जाऊंगा ना, उधर एसईओ ऑडिट करूंगा वेबसाइट का, और उस वेबसाइट पे जब मैं कीवर्ड चेक करूंगा तो वो मुझको हाई को भी कीवर्ड दिखाएगा और वाई को भी कीवर्ड दिखाएगा। क्यों? उसने किसको ढूंढा जाता है? बोल्ड को और स्ट्रॉन्ग को। तो मैंने कहा बोल्ड में ये लिखा है तो ये आपका कीवर्ड है। इस वजह से हम इन चीजों को टारगेट करते हैं कि इन चीजों के थ्रू हम लोगों ने काम करना। ठीक है, सो अब अगली चीज क्या आ गई हमारे पास? ये अच्छा, ये कैसे लिखते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। मैं इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लूं, छोटे को कर लेता हूं, चले यहां तक कर लेते हैं सर। ठीक है, इतना टेक्स्ट कॉपी किया, अब इसमें आ जाते हैं सर। इसको भी लगा लें, इसको मैं हेडिंग 1 के बाद लगा देता हूं यहां। अब ये जो हमारा कंटेंट है, ये कौन से टैग में लग रहा है? पी के टैग में। पी का टैग हमें सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, मगर पी के टैग आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि पैराग्राफ के अंदर आपको तो मैंने बोल्ड स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे जब उसका पता भी होगा कैसे होगा, तो मैं यहां पर लगाता हूं एक पी का टैग। कहां पे लगा रहा हूं? हेड में के उसमें, हेड में के बॉडी में? बॉडी में लगा रहा हूं। ठीक है जी, ये मैंने वो जो कॉपी किया था ना, मैं कहा टाइप ना करना पड़े, यहां पे लिख दिया। इसको मैं मल्टी लाइन कर देता हूं ताकि आपको एक लाइन में सब कुछ नजर आ जाए। आ गया सब कुछ नजर? ये यहां से शुरू हो गया 15 लाइन से लेकर 19वीं लाइन तक। वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मैं कहता हूं भाई ये था मेरा कीवर्ड, ये कीवर्ड है ना मेरा। अभी कीवर्ड की बात हमने बिल्कुल नहीं सीखी है। जब हम HTML एडिट कंप्लीट करेंगे तो फिर हम बात शुरू करेंगे कि व्हाट इज कीवर्ड और कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ये हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि ये हमारा एक्चुअली एसईओ का पहला टॉपिक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपनी ग्राउंड बना रहे हैं कि हम एक वेबसाइट के अंदर जाकर काम तो कर सकें। यहां पर आग लगा दिया जी मैंने, स्टॉप लग गया। देखिए सारा ही उसने बोल्ड कर स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैंने कहा भाई प्रोफेशनल किचन, कहां तक था कीवर्ड मेरा? यहां तक था। अगर तो मैंने यहां पर आकर देखिए उसने खत्म कर दिया ना उसको। बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो टैग्स हैं, स्ट्रॉन्ग और बी। बी जो है वो पुराना वर्जन है और स्ट्रॉन्ग जो है वो नया वर्जन है। गूगल दोनों को कंसीडर कर रहा है आज की तारीख में, तो इसलिए हम किसी को बोल्ड कर देते हैं और किसी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। यानी कि यही काम अगर मुझे करना हो तो मैं यहां पर जो आकर ना पाकिस्तान को बोल्ड भी कर देता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि बोल्ड से भी यही होगा। इसको भी दूसरी लाइन में ले जाए ताकि आपको एक स्क्रीन पे नजर आ जाए सब कुछ। चलो ठीक है, सेव करें और इसको जरा एग्जीक्यूट करें। ये दोनों एक जैसे हैं। देखें पाकिस्तान भी उतना ही बोल्ड हुआ है जितना वो बोल्ड हुआ है। एक बोल्ड है और एक स्ट्रॉन्ग। अब ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को हमने कहां इस्तेमाल किया? पैराग्राफ में। ये भी साइंस हमें समझ के रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि भाई जो हेडिंग स्टाइल 5 और 6 है, क्या ख्याल है? ये वाला और ये वाला, मैं चाहता तो इसको यूज कर लेता तो ऐसा ही होता, ऐसा ही होता ना, फर्क तो नहीं पड़ना था, लेकिन ये एरर होता। इसलिए कि गूगल के मुताबिक ये तो हेडिंग है भाई, ये कंटेंट, ये सब कंटेंट नहीं है, ये मेन कंटेंट है, ये आपके कंटेंट का हेडर है। चाहे वो 6 है तो भी हेडर है, चाहे वो 1 है तो भी हेडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी के टैग के अंदर पैराग्राफ में आपने कभी भी हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर करोगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को वीक कर रहे हो। अक्सर लोगों ने व्हाट्सएप के बटन के साथ भी हेडिंग स्टाइल लगाए होते हैं, कॉन्टैक्ट अस के साथ भी हेडिंग स्टाइल चाहिए लगानी है। वहां पर सिंपल फॉर्मेटिंग है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट में मेन कीवर्ड, सेकंडरी कीवर्ड के साथ इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? क्या बच गया अब हमारे पास? कुछ बहुत कम बच गया। इमेज बच गया, मैं क्या इमेज बच गया, हाइपरलिंक बच गया। बस मैंने जब ऑन साइट एसईओ करनी है
तो बार बार इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करवाना है और इन्हीं चीजों को मॉडिफाई करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगली क्लास में हम इमेज को देखेंगे और अगली क्लास में हम हाइपरलिंक को भी समझेंगे। तो आप समझिएगा कि जो टैग्स है ना हमारे HTML के कंप्लीट हो गए, मगर फिर हमने एक क्लास में एक काम और करना है। वो क्या करना है, क्योंकि इस तरह करने से अभी आप SEO नहीं कर पाएंगे। अब हमें एक काम ये करना है, क्या, ये वाली सारी वेबसाइट जो है ना मैं आपसे चेंज करवाऊंगा, ताकि आप लोग घर में इसको जाकर खुद से चेंज करें। यानी चेंज क्या करवाऊंगा, यहाँ से लोगो चेंज कर देंगे, यहाँ से मेन्यू चेंज करें, यहाँ पर तस्वीर चेंज करें, यहाँ पे ये तस्वीरें चेंज करें, ताकि ये वाली वेबसाइट आप अपनी वेबसाइट बना सकें। कि जब आप SEO की प्रैक्टिस करो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर करो, क्योंकि आपके हाथ से बनी हुई होगी ना। सो ये इतना जो मैं पढ़ा दूंगा ना, इसी से ही हम ये सब कुछ करेंगे। मतलब इसी को हम टेक्निकल तरीके से, वो जैसे चीजों को रिप्लेस करते हैं ना, भाई क्या करना क्या है, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, करना क्या है, करना ये है, ये तस्वीर है, आपको नहीं चाहिए, आपको दूसरी तस्वीर चाहिए, आपको घड़ी की तस्वीर चाहिए, आपको स्पोर्ट्स कार की तस्वीर चाहिए, मैं इसको रिप्लेस करवा दूंगा, आपको गाड़ी चेंज हो जाएगी। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कोड कहां पे पड़ा हुआ है, कंट्रोल में आ गई ना। अगर पहले तस्वीर चेंज करेंगे फिर जाके इसका कोड भी चेक करेंगे, ताकि बाद में अगर हमें इसके कोड में जो मॉडिफिकेशंस करनी है वो भी आपको समझ में आए। इस तरह पूरी वेबसाइट को चेंज करेंगे और फिर एक किस्म आप ये समझना कि आपने अपनी वेबसाइट खुद ही बना ली और उसी की आप SEO कर दोगे। तो जब ये सब कुछ करेंगे आप अपने हाथ से एक दफा, तो आपको सारी SEO की साइंस वैसे ही समझ आ जाएगी जैसे मुझे समझ आएगी। ठीक है, चलो जी, आज का लेक्चर में